अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ओके, हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक कवर किया था वो हमने पढ़ा था सेल साइकिल के बारे में, ऐसा ही था ना। हमने किसके बारे में पढ़ा था? सेल साइकिल के बारे में। हमने इसकी डेफिनेशन की थी, इसके अलावा हम लोगों ने इसकी फेजेस देखी थी कौन कौन सी होती हैं, और जिस आप लोगों को पता है कौन सी होती हैं। एक होती है इंटरफेज और एक होती है माइटोटिक फेज। ठीक है, इंटरफेज के आगे हम लोगों ने कहा था फर्दर 3 फेजेस होती हैं, और वो कौन सी थी? G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ऐसे ही था ना। ठीक है, इंटरफेज के आगे फर्दर फेजेस होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी फेज? G1 फेज। ठीक है, G1 फेज वो पहली फेज है जिसमें से सेल गुजरेगा आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। यानी जब एक सेल अपनी सेल की बर्थ हो गई है, सेल पैदा हो गया है, सेल प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद जो वो पहली चीज़ पहले फेज़ में से गुजरेगा वो फेज़ है G1 फेज़। ठीक है, सबसे पहले सेल ने अपने आप को प्रिपेयर करना था ना। मैंने आपसे कहा था इंटरफेज में क्या करता है सेल? अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर डिवीजन। ठीक है, उस डिवीजन यानी माइटोसिस से पहले होनी है इंटरफेज। ठीक है, और इंटरफेज में सबसे पहली फेज है G1 फेज। तो जैसे ही सेल प्रोड्यूस होगा तो वो किस फेज में आएगा? G1 फेज में। अब G1 फेज में होता क्या क्या है? G1 फेज में होता यह है कि इसमें प्रोटीन्स की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, यानी सेल्स को ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रोटीन सप्लाई ऑफ सेल इंक्रीजेस, क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रोटीन को ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसकी? प्रोटीन्स की, सॉरी सेल को। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा था ना लास्ट लेक्चर में कि इंटरफेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों? इसकी एक वजह इधर ही कवर हो जाएगी, इसमें सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है, सेल की क्या होती है? ग्रोथ होती है, मतलब सेल का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज। ठीक है, सेल क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ठीक, समझ आ गई इतनी सी बात की। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंजाइम्स बनते हैं। ठीक है, एंजाइम्स बनते हैं। कौन से एंजाइम्स बनेंगे? वो एंजाइम्स जो हमें अगली फेज में चाहिए होंगे, जो एस फेज में चाहिए होंगे। ठीक है, एस फेज की जो ज़रूरत का सामान है वो एंजाइम्स किस में प्रोड्यूस हो रहे हैं? G1 फेज में। आई बात समझ? क्या क्या काम हो रहे हैं इसमें? प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, किसकी? सेल की। वो एंजाइम्स बन रहे हैं जो हमें नेक्स्ट फेज में चाहिए, जो कौन सी फेज है? सिंथेटिक फेज। ठीक है, और वो एंजाइम्स किस काम आएंगे? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। एस फेज में डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होनी है, यानी क्रोमोसोम डबल हो जाने हैं। ठीक है, उसमें काम आएंगे वो एंजाइम्स, और वो किधर बन रहे हैं? G1 फेज में। आ गई बात समझ? अच्छा, G1 को साइंटिस्ट ने गैप फेज का नाम दे दिया था। वो इसलिए क्योंकि उनको सेल को वो जब देखते थे माइक्रोस्कोप के ज़रिए या किसी और चीज़ के ज़रिए, तो उनको नज़र नहीं आता था कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है। ठीक है, उनको एक ऐसे लगता था कि ये सब कुछ काम है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो इसलिए उन्होंने इसको नाम दे दिया था G1 फेज का। जबकि अब जब टेक्नोलॉजी क्या हुई है? मॉडर्नाइज हुई है, ज़्यादा अच्छी आई है, क्वालिटी है उसमें पैदा हुई है, तो पता चला है कि इसके अंदर इतने काम होते हैं। ओके, ठीक है, प्रोटीन सप्लाई होती है, ग्रोथ होती है, एंजाइम्स बनते हैं। इसके अलावा क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज बढ़ती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स ये भी क्या हो जाता है? ज़्यादा। ऑर्गेनेल्स में मेनली माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। देखिए, राइबोसोम ज़्यादा होंगे तो प्रोटीन ज़्यादा होगी, क्योंकि आप लोगों ने 4th चैप्टर में क्या पढ़ा है कि राइबोसोम्स की वजह से ही प्रोटीन्स बनती हैं। सॉरी, राइबोसोम्स प्रोटीन्स को बनाने में हेल्प आउट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी हाउस ऑफ द सेल है,
ठीक है। सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी अपनी ग्रोथ के लिए भी और बाकी कामों के लिए भी। क्यों? क्योंकि उसकी इंटरफेज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या है? हाई। इतनी बात समझ आई? G1 फेज के अंदर ये सब काम हो रहे हैं। अब हम आते हैं S फेज में, ठीक है। S फेज, नेक्स्ट फेज कौन सी है? सिंथेटिक फेज। S फेज में क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट, यानी अगर एक सेल में, ये एक सेल था, ठीक है, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स थे, तो आफ्टर द एस फेज इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, ठीक है। आफ्टर एस फेज इसमें क्या होगा? 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें क्रोमोसोम्स की अमाउंट क्या हो गई है? डबल। आ गई बात समझ? अच्छा, डबल होने की भी एक वजह है, वो क्या वजह होगी? क्योंकि आगे जाके सेल ने क्या करना है? डिवाइड। डिवीजन जब होनी है तो उसके लिए वो अपने आप को पहले से रेडी कर रहा है कि अगर अब मुझे अपनी चीज़ किसी को देनी पड़ गई तो मेरे पास वो पहले से ज़्यादा हो। इसीलिए उसने अपनी ऑर्गेनल्स भी ज़्यादा कर ली, ग्रोथ भी बढ़ा ली और एंजाइम्स भी पैदा कर लिए जो उसको क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट करने के लिए चाहिए थे। अच्छा, इस फेज तक अब एंजाइम्स जो बने थे वो यूज़ हो चुके हैं। आ गई बात समझ? इस फेज में जो एंजाइम्स बने थे वो यूज़ हो चुके हैं। अब आती है G2 फेज। अब ये साइंटिस्ट से हुई दूसरी गलती, ठीक है। इस दूसरी गलती में क्या हुआ? इनको लगा ये फिर से गैप आ गया है। G2 एस फेज जब क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट किए हैं, ठीक है, वो उनको पता चल गया कि ये सिंथेटिक फेज है। अब G2 फेज में उनको फिर से लगा कि ये अब फिर से सेल रेस्ट में चला गया है, तो हमने इसको नाम दे दिया G2 फेज का, जबकि ऐसा नहीं था। अब हम देखते हैं G2 फेज में क्या हुआ। G2 फेज में भी प्रोटीन्स बनी, ठीक है। G2 फेज में प्रोटीन्स बनी। कौन सी प्रोटीन्स? वो वाली प्रोटीन्स बनी जो माइटोटिक फेज में चाहिए होंगी, ठीक है। इसमें वो चीज़ें ज़्यादातर बनी थी जो एस फेज में चाहिए थी। अब G2 फेज में वो चीज़ें बन रही हैं जो माइटोटिक फेज में चाहिए, ठीक है। अगली इंटरफेज के बाद माइटोटिक फेज आएगी ना, माइटोटिक फेज आएगी, डिवाइड होगा उसमें सेल, ठीक है। उसमें जो प्रोटीन्स चाहिए होंगी, ठीक है, सेल को, वो बनेंगी अब किसमें? G2 फेज में। आ गई बात समझ? और उन प्रोटीन्स में भी स्पेशली वो प्रोटीन्स जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म बनाने के लिए चाहिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। और फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स के लिए कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स ये सिंथेसाइज करेगा किसमें? G2 फेज में। आ गई बात समझ? इसके अलावा फर्दर ग्रोथ होगी थोड़ी सी सेल की, यानी सेल का साइज थोड़ा और बड़ा होगा, ठीक है। आगे बात समझ? अब इंटरफेज हो गई है हमारी कंप्लीट, जिसके अंदर सबसे पहले कौन सी प्रोटीन सप्लाई बढ़ी सेल की, ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा काम करना था, ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है। तो प्रोटीन सप्लाई बढ़ गई, ग्रोथ साइज बढ़ा उसका, किसका? सेल का। इसके अलावा वो एंजाइम्स बने G1 फेज में जो हमें सिंथेटिक फेज में चाहिए थे, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स स्पेशली राइबोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हुए। फिर सिंथेटिक फेज में क्या हुआ? क्रोमोसोम्स की अमाउंट डबल हो गई, ठीक है। क्रोमोसोम्स ने क्या किया? डुप्लीकेट। इसके अलावा G2 फेज के अंदर क्या हुआ? G2 फेज में वो प्रोटीन्स बनी जो हमें माइटोटिक फेज में चाहिए, ठीक है, जो हमें किस में चाहिए? माइटोटिक फेज में, ठीक है। और स्पेशली वो प्रोटीन्स, माइटोसिस में हमें कौन सी प्रोटीन्स चाहिए होती हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि वो स्पिंडल फाइबर्स बनाने में काम आती हैं, ठीक है। इन्होंने वो प्रोटीन्स बनाई जो स्पिंडल फाइबर्स को बनाने में
मदद करेंगी। ओके, G2 फेज में, ठीक है। अच्छा, अब माइटोटिक फेज कौन सी होती है? इंटरफेज के बाद आती है माइटोटिक फेज। ये दूसरी फेज है सेल डिवीजन की, ठीक है। माइटोटिक फेज में क्या हुआ है? इसमें सेल ने डिवाइड करना है 2 सेल्स में। सेल डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, ठीक है। ये हमारी माइटोटिक फेज थी। हाँ, जो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है कि हर सेल हर वक्त रेप्लिकेट नहीं कर रहा, ठीक है। एक फेज़ आती है, अब देखिए जो हमारी आँख है, हम जितने भी बड़े हो जाए, छोटे से बड़े, हमारी आंखें जितने पैदा होते टाइम थी ना उतनी ही बड़े होते टाइम तक होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि आई के सेल नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब सेल्स रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, किसके? आंखों के, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स, वो भी यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। यूकैरियोटिक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें क्या होना है? इनमें कुछ ऐसे सेल्स भी होंगे जिन्होंने फर्दर डिवाइड नहीं करना, ठीक है। या तो डिवाइड ही नहीं करना या फिर अभी डिवाइड नहीं करना, उनका मूड नहीं होता उस टाइम डिवाइड करने का, ठीक है। मतलब वो चाहते ही नहीं है कि उनकी रिप्रोडक्शन हो और वो बढ़ना नहीं चाहते, ठीक है। तो वो फिर क्या करते हैं? एक और फेज है जिसका नाम है G0 फेज, ठीक है। G0 फेज, इसको हम बोलते हैं कि ये रेस्टिंग फेज है। इसके अंदर जो सेल चला गया, ठीक है, रेस्टिंग फेज, इसके अंदर जो सेल चला गया ना, उसका मतलब है कि वो सेल हो गया निकम्मा। निकम्मा का ये मतलब नहीं कि वो काम ही नहीं करेगा, उसका ये मतलब होगा कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। वो सेल क्या नहीं करेगा? रिप्रोडक्शन। उसने कह दिया कि बस अब मैं रेस्ट पे हूँ, अब मुझे कोई रिप्रोडक्शन नहीं करनी। आ गई बात समझ? G0 फेज में वो सेल्स आते हैं जिन्होंने टेम्परेरीली या परमानेंटली अपनी रिप्रोडक्शन को रोकना होता है, ठीक है। परमानेंटली या फिर टेम्परेरीली। अगर टेम्परेरीली रोकना है तो वो कुछ अरसे के बाद G0 फेज से निकल के दोबारा से अपनी फेजेस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। G1 फेज, एस फेज और फिर G2 फेज। अगर तो उन्होंने परमानेंटली रिप्रोडक्शन नहीं करनी तो वो हमेशा के लिए G0 फेज में ही रहेंगे, ठीक है। वो ना कोई ऐसी प्रोटीन्स तैयार करेंगे जिसमें सिंथेसिस हो, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हों, ठीक है। इस तरह की कोई चीज़ें वो नहीं करेंगे। वो उसके अंदर कौन कौन सी आती हैं एग्जाम्पल्स? अगर हम बात करते हैं टेम्परेरीली की, सेमी परमानेंटली की, ठीक है। सेमी परमानेंटली का भी यही मतलब होता है जो टेम्परेरीली तौर पे, उनमें आते हैं आपके किडनी और लीवर के सेल्स, लीवर और किडनी सेल्स। ये कुछ अरसे के लिए G0 फेज में रहेंगे, फिर जब ज़रूरत पेश आएगी कि इनको डिवाइड होना है तो ये फिर वापस चले जाएंगे किसमें? इंटरफेज में, और अपनी इंटरफेज को कंप्लीट करेंगे और दोबारा से माइटोटिक फेज में आएंगे और माइटोसिस के ज़रिए डिवाइड होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो परमानेंटली G0 फेज में रहते हैं वो नर्व सेल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पूरी लाइफ साइकिल डिवाइड ही करते रहते हैं, मतलब उन्होंने रिप्रोड्यूस करते ही रहना है, वो उन्होंने G0 फेज में एंटर होना ही नहीं है, ठीक है। वो एक्टिव सेल्स होते हैं, वो कहते हैं हमने तो रिप्रोड्यूस करते ही रहना है, हम लोगों ने G0 फेज की तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ सेल्स आते हैं आप लोगों के और वो हैं एपिथेलियल सेल्स, ठीक है।
एपिथेलियल सेल्स पता है किधर होते हैं? आपकी स्किन पे भी होते हैं, ठीक है, और भी जगह जगह पे होते हैं, तो मेनली जो होते हैं वो स्किन पे ही होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल सेल्स जो ये एंटर ही नहीं करते किधर, जी नॉट फेज में, ये रिप्रोड्यूस करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल, यानी जब तक ये जिंदा रहते हैं तब तक इन्होंने डिवाइड करते ही रहना है, ठीक है। इनको जी नॉट फेज की ज़रूरत ही नहीं है, कहते हैं हमने डिवाइड करना है, ओके। इसके अलावा सेमी परमानेंटली जो मतलब जिन्होंने कुछ अरसे के लिए अपनी रिप्रोडक्शन को स्टॉप करना होता है, वो लीवर और किडनी के सेल्स हैं, और वो आ जाते हैं किसमें, जी नॉट फेज में। आई बात समझ? अच्छा, अब आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैंसर सेल्स जो होते हैं, कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उसमें डिवीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वो एक जगह पे ट्यूमर बनने लग जाता है, और वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा सारे सेल डिवीजन की वजह से होता है, मतलब सेल डिवाइड करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा सेल डिवाइड करते हैं तो ट्यूमर बन जाता है। अच्छा, उसको कंट्रोल करने के लिए हम मेडिसिन्स जो देते हैं ना, उन मेडिसिन्स में G2 फेज के अंदर जो प्रोटीन्स बनती हैं ना स्पिंडल फाइबर के लिए, वो प्रोटीन्स बननी बंद हो जाती हैं, ठीक है। वो प्रोटीन्स बननी क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। अब माइटोसिस में अगर वो जाएगा भी तो उसके पास प्रोटीन्स ही नहीं है, ठीक है, तो डिवीजन क्या होगी, नहीं होगी, तो सेल डिवाइड करना रुक जाएंगे, तो वो दवाई हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किसके लिए, कैंसर सेल्स को कंट्रोल करने के लिए। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? G2 फेज में हम लोगों ने एक मेडिसिन अप्लाई कर देनी है जो रोक देगी प्रोटीन सिंथेसिस को। उस प्रोटीन सिंथेसिस के रुकने की वजह से, क्योंकि हमारे पास वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, तो आगे माइटोटिक फेज में जब हमें उन प्रोटीन्स की ज़रूरत होगी सेल डिवाइड करने के लिए, तो वो प्रोटीन्स हमारे पास मौजूद नहीं होंगी, जिसकी वजह से सेल डिवाइड नहीं करेगा। इसलिए कैंसर सेल्स को स्टॉप किया जा सकता है बाय यूजिंग दीज मेडिसन्स, ठीक है। इन मेडिसन्स की वजह इन मेडिसन्स को कैंसर कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये अप्लाई की जाती हैं ड्यूरिंग द G2 फेज, ठीक है। ये आप लोगों का लेक्चर था अबाउट इंटरफेस। इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और वो होगा माइटोसिस, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, बहुत मज़े का है। होप सो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।